आज हम एक नज़र डालते हैं विशाल मेगा मार्ट पर। हाँ। हमारे पास ना कुछ स्रोत हैं, एक तो कंपनी की जानकारी और फाइनेंशियल आंकड़ों वाला, और दूसरा उनके बिजनेस और विस्तार पर। तो कोशिश रहेगी कि इस बड़े भारतीय रिटेलर को, मतलब इसके काम करने के तरीके, इसकी पहुंच और कुछ ज़रूरी फाइनेंशियल बातें, इनको थोड़ा करीब से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं विशाल मेगा मार्ट। आखिर है क्या ये? नाम तो खूब सुना है, पर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये 2001 में शुरू हुई एक हाइपरमार्केट चेन है और इनका जो मुख्य फोकस है वो भारत के मध्यम और निम्न मध्यम आय वर्ग के जो ग्राहक हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने पर है। इनके स्टोर्स में आप जाएंगे तो 3 मुख्य तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कपड़े, फिर जनरल मर्चेंडाइज मतलब जैसे घर का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, और तीसरा FMCG यानी रोज़मर्रा का जो किराने का सामान होता है। अच्छा, तो एक तरह से वन स्टॉप शॉप वाला मॉडल हो गया। हाँ। इनका नेटवर्क कितना फैला हुआ है? मतलब भारत में कहाँ है ये? काफ़ी बड़ा नेटवर्क है इनका। वित्त वर्ष 24 तक की आंकड़े देखें तो भारत के 414 शहरों में इनके 645 स्टोर्स थे। और अगर रिटेल स्पेस मतलब दुकानों के कुल एरिया के हिसाब से देखें तो ये भारत के टॉप 3 ऑफलाइन फर्स्ट रिटेलर्स में आते हैं। ऑफलाइन फर्स्ट? हाँ, मतलब जिन्होंने शुरुआत फिजिकल स्टोर्स से की, ऑनलाइन बाद में आए। वैसे स्टोर्स के अलावा इनकी अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी है अब। और सप्लाई के लिए ये एक खास मॉडल यूज करते हैं, हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक सुनने में थोड़ा फैंसी लग रहा है। आसान शब्दों में ये क्या हुआ? इसका मतलब है कि इनके बड़े सेंट्रल वेयरहाउस होते हैं जिन्हें हम हब कह सकते हैं। वहां से सामान फिर अलग अलग स्टोर्स यानी स्पोक्स तक बड़े एफिशिएंट तरीके से पहुंचाया जाता है। ओह, अच्छा। इससे ना लॉजिस्टिक्स संभालना आसान हो जाता है और लागत भी कंट्रोल में रहती है, खासकर जब इतने बड़े स्केल पर काम कर रहे हों। समझ गई। अब आते हैं उस बात पर जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, इनके अपने ब्रांड्स। मैंने सुना है ये काफी कामयाब है इनके लिए। हाँ, बिल्कुल। और आप कह सकती हैं कि ये इनकी सफलता का एक बड़ा राज भी है। इनके पास अपने 26 ब्रांड्स हैं और सोचिए, वित्त वर्ष 24 का जो कुल रेवेन्यू था उसका करीब 73% इन्हीं प्राइवेट ब्रांड से आया। 73%? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ग्राहक विशाल में शायद किसी और बड़े ब्रांड के लिए कम, बल्कि विशाल के अपने प्रोडक्ट्स खरीदने ज्यादा आ रहे हैं। काफी हद तक यही बात है। ये आंकड़ा यही दिखाता है कि विशाल सिर्फ एक रिटेलर नहीं रहा, बल्कि वो वैल्यू सेगमेंट में एक, क्या कहते हैं, सफल ब्रांड हाउस बन चुका है। इनमें से 19 ब्रांड्स ने तो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री की है। 100 करोड़? हाँ, और 6 ब्रांड्स ने तो 500 करोड़ का आंकड़ा भी पार किया है। अविश्वसनीय। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोडक्ट्स ये खुद नहीं बनाते। ये करीब 839 थर्ड पार्टी वेंडर से बनवाते हैं, जिनके साथ इनके नॉन एक्सक्लूसिव समझौते होते हैं। अच्छा। लेकिन डिजाइन कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी, इस पे इनका पूरा कंट्रोल रहता है। ये प्राइवेट ब्रांड्स वाली स्ट्रैटेजी तो वाकई कमाल की लग रही है। लेकिन क्या ये जो कामयाबी है ये कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ में भी दिखती है? मतलब आंकड़ों की तरफ देखें तो क्या तस्वीर नजर आती है? फाइनेंशियल मोर्चे पर देखिए, तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। एक तरफ तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 72.9% CAGR की शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। हाँ, 73% के करीब ग्रोथ तो जबरदस्त है। लेकिन कुछ चेतावनियां भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे एक तो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 9.62 गुना पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू से 9.62 गुना? मतलब कंपनी की जो असल संपत्ति है उसके मुकाबले शेयर की कीमत काफी ज्यादा है। क्या ये थोड़ी चिंता की बात है? ये दिखाता है कि बाजार को कंपनी से भविष्य में बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। लेकिन हाँ, कुछ निवेशकों को ये महंगा लग सकता है। दूसरी बात, अच्छा मुनाफा कमाने के बावजूद कंपनी शेयर धारकों को डिविडेंड नहीं दे रही है। अच्छा, प्रॉफिट तो कमा रहे हैं पर डिविडेंड नहीं। हाँ, और तीसरा, पिछले 3 सालों में जो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE है वो 8.53% रहा है। इसे इस सेक्टर के हिसाब से थोड़ा कम माना जा सकता है। ठीक है, और कमाई आती कहाँ से है? मतलब कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा बिकती है और ये स्टोर्स किन इलाकों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? वित्त वर्ष 24 में सबसे ज्यादा कमाई लगभग 43.78% कपड़ों से हुई। कपड़े टॉप पर है। हाँ, उसके बाद जनरल मर्चेंडाइज करीब 28.54% और फिर FMCG लगभग 27.46%। और अगर ज्योग्राफिकली देखें तो उत्तर भारत इनका सबसे मजबूत कर है, खासकर यूपी और दिल्ली। अच्छा। वहां से करीब 43.21% रेवेन्यू आता है। फिर पूर्वी भारत से 29.12%, दक्षिण से 19.15% और पश्चिम भारत से 8.30%। तो कपड़ों का दबदबा है और नॉर्थ इंडिया इनका मेन मार्केट है।
हाल फिलहाल में कोई खास खबर या कोई डेवलपमेंट हुई है कंपनी से जुड़ी हुई? हाँ, कुछ बातें हैं जो ध्यान में आई। एक तो इनकी एक सब्सिडियरी कंपनी पर न्यूनतम मजदूरी कानून के उल्लंघन के लिए कोई 11.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाए। ओके। दूसरा, जो प्रमोटर हैं समायत सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। पहले 73.75% थी, अब कम होकर 44.38% रह गई है। हिस्सेदारी कम की है। और तीसरा, सूत्रों में 8,000 करोड़ के आईपीओ का भी जिक्र है। आईपीओ? अच्छा। हाँ, और ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल OFS होगा। मतलब मौजूदा शेयर धारक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, कंपनी को इससे कोई नया पैसा नहीं मिलेगा विस्तार वगैरह के लिए। अच्छा, तो प्रमोटर का हिस्सेदारी घटाना और फिर OFS के जरिए आईपीओ लाना, ये पैटर्न कई बार देखा जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकाले हम? देखिए, संक्षेप में कहें तो विशाल मेगामार्ट एक बड़ी तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चेन है। फोकस है वैल्यू फॉर मनी पर, किफायती दामों पर और इनके अपने ब्रांड्स पर। इनकी जो प्राइवेट लेबल स्ट्रैटेजी है वो बेहद सफल रही है। लेकिन कुछ फाइनेंशियल चीजें हैं, जैसे वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा लगना या ROE का कम होना, इन पर नजर रखने की जरूरत है। आगे इनके लिए चैलेंज यही होगा कि तेजी से विस्तार, ब्रांडिंग और मुनाफे के साथ साथ शेयरधारक रिटर्न, इनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए। बिल्कुल, विस्तार करना तो जरूरी है, पर वो टिकाऊ और फायदेमंद तरीके से हो, ये भी उतना ही अहम है। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं यहाँ पर। विशाल मेगामार्ट जिस तरह किफायती दाम और बड़े फिजिकल नेटवर्क पर इतना निर्भर है, उसे देखते हुए आने वाले सालों में जो ऑनलाइन कंपनियों से और दूसरे फिजिकल रिटेलर से कंपटीशन बढ़ रहा है, उसका सामना ये कैसे कर सकती है? क्या इनकी जो मौजूदा रणनीति है वो काफी होगी? सोचने वाली बात है।